चलो आ जाओ न्यूक्लियाई। तो बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स, सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिल्कुल इजी न्यूक्लियर फिजिक्स, नाम से पता पड़ रहा है बच्चों, नाम से पता पड़ रहा है न्यूक्लियस की बात करेंगे। और न्यूक्लियस के बारे में मैं एटम में डिटेल में बताऊंगा। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की थी। रदरफोर्ड ने पता लगाया था कि एटम में सारा पॉजिटिव चार्ज, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। एटम का सारा होल पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, याद है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ओके सर, ये तो बच्चों पूरा का पूरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है बच्चों, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर। सर स्फीयर है तो इसकी कुछ रेडियस होगी, बिल्कुल स्फीयर है तो इसकी रेडियस होती है। पता किस ऑर्डर की होती है बच्चों, ये ध्यान रखना, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10 की पावर -15 ऑर्डर की होती है। कितने की होती है? न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है बच्चों वो 10 की पावर -15 मीटर ऑर्डर की होती है। और एटम की जो रेडियस होती है मेरे बच्चे वो 10 की पावर -10। याद है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम आता है। याद है वहां एंगस्ट्रॉम आता है, इसमें फर्मी आता है। तो बच्चों ये 10 की पावर -15 ऑर्डर का होता है और ये 10 की पावर -10 ऑर्डर का होता है। तो बच्चों एटम न्यूक्लियस से 10 की पावर 5 टाइम्स बड़ा होता है रेडियस में, और वॉल्यूम में 10 की पावर 15 टाइम्स। तो मतलब रेडियस ऑफ एटम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बाय 10 की पावर 5 टाइम्स, ध्यान रखना, बाय 10 की पावर 5 टाइम्स। एंड वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर वॉल्यूम की बात करूं तो याद है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। तो बोल दूं ग्रेटर देन बाय 10 की पावर 15 टाइम्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में, ये नीट में पूछा हुआ, PYQ में देख लेना जाके। ये तो वॉल्यूम 15 टाइम्स होता है। ओके यस सर, ठीक है सर। अब देखो स्फीयर है तो सर इसकी रेडियस कितनी होती है? इसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसको कैसे लिखते हैं? तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मतलब ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस सर। और ये हो गया टोटल नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इनको बच्चों न्यूक्लियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस, 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 यस सर, न्यूक्लियंस, यस सर। तो बच्चों ऊपर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ। तो न्यूक्लियस एक क्लासरूम है जिसके अंदर बॉयज एंड गर्ल्स बैठे हैं। बॉयज हो गए प्रोटॉन और गर्ल्स हो गए न्यूट्रॉन। ओके, एक एग्जांपल ले रहा हूं, यस सर। इसी से अल्फा बीटा डीके पढ़ लेंगे सारा शानदार तरीके से। ओके, ये और ये है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हो आप। तो ये सब बातें आपको पता है, यस सर। ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, यस सर, ये एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा। ओके बच्चों आपके कमेंट देख रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आपका ये विश्वास ही आपको और मुझे आगे लेके जाएगा। ओके, ये न्यूक्लियस, यस सर। अच्छा ये स्फीयर होता है, तो बच्चों स्फीयर की रेडियस होती है, न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला ये होता है R बराबर R0 a की पावर 1/3, R बराबर R0 a की पावर 1/3, R बराबर R0 a की पावर 1/3। बच्चों ये R0 पता क्या होता है? R0 की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग दी है, पर बच्चों एनसीईआरटी ने और नीट ने हमेशा ये ली है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। याद है मैंने कहा था ना 10 की पावर -15 ऑर्डर का होता है, या इसको लिखते हैं 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी। अरे फर्जी नहीं, फर्मी। ओके, अब देखो बच्चों जो एटॉमिक न्यूक्लियर रेडियस होती है वो मास नंबर बढ़ने के साथ बढ़ती है। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, क्लास में चाहे लड़का है, देखो लॉजिक दे रहा हूं, एमए लॉजिक, क्लास में चाहे बॉयज आए चाहे गर्ल्स आए, क्लास में चाहे बॉयज आए चाहे गर्ल्स आए, क्लास बड़ी होती जाएगी। क्लास में बॉयज या गर्ल्स कोई भी आए, क्लास की साइज बड़ी लेनी पड़ेगी। आप 2 बच्चों को टेबल पे पढ़ा सकते हो, पर 10 बच्चों को एक छोटे रूम में पढ़ाना पड़ेगा, 100 बच्चों को बड़े रूम में पढ़ाना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, जितना बड़ा क्लास, जितने ज्यादा स्टूडेंट उतना बड़ा क्लासरूम। तो बच्चों मास नंबर बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ती है, मास नंबर बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ती है, ठीक है, यस सर।
तो ये देखो यहां से काम की बात है, तो न्यूक्लियर रेडियस इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3, और मैं बोलता बच्चों a बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ती है, ठीक है, बट डेंसिटी कांस्टेंट होती है, बट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट, सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, और ये 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब ऑर्डर की होती है, ये ऑर्डर होती है डेंसिटी का। ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त डेंस होता है न्यूक्लियस बच्चों, ये कांस्टेंट होती है डेंसिटी। बच्चों न्यूक्लियर डेंसिटी क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, रेडियस ये होती है, दोनों नीट में भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, भर भर के क्वेश्चन आए हुए नीट में। अभी देखते हैं PYQ, अभी देखते हैं PYQ, भर भर के क्वेश्चन आए हुए बच्चों। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी न्यूक्लियस है, मोहित दादी सर वाले बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स है। डेंसिटी वेरी नहीं करती है। सर क्यों नहीं करती है? मास नंबर बढ़ेंगे, बॉयज और गर्ल्स बढ़ेंगे तो क्लासरूम भी तो बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और बच्चों डेंसिटी कांस्टेंट आ रही है। मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और इसको काटने से 12th क्लास में प्रूव किया होगा, अभी प्रूव नहीं करना है, डेंसिटी कांस्टेंट आती है। ये दोनों कट जाते हैं और कांस्टेंट आता है। यस सर। तो बच्चों न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, उसकी रेडियस मास नंबर के साथ बढ़ती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। अच्छा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पे पावर 1/3 आ रही है बच्चों, यहां पावर 1/3 आ रही है, पावर 1/3, तो अंदर जो मास नंबर देंगे वो एग्जामिनर जो मास नंबर देंगे वो हमेशा क्यूब बनेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा। एग्जामिनर जो मास नंबर देंगे बच्चों वो हमेशा पावर 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखो 8 देंगे तो 2 का क्यूब बन जाएगा, 64 देंगे तो 4 का क्यूब, 27 देंगे तो 3 का क्यूब बन जाएगा, 64 देंगे तो 4 का क्यूब बन जाएगा, और 125 देंगे तो 5 का क्यूब बन जाएगा। ये क्यूब आपको पता होने चाहिए, ये क्यूब आपको पता होने चाहिए। 2 का क्यूब 8, यानी कि 8 देखते ही आप समझ जाना, मास नंबर 8 देखते ही समझ जाना 2 का क्यूब बनेगा। फिर जैसे ही आप 2 का क्यूब लिखोगे 3 से 3 कट जाएगी, पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर कट जाएगी, तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125। ओके, चलो आ जाओ, ओके चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। रामायण बहुत हो गई, क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, एटम में होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यस सर, ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2000, फटाफट आंसर कमेंट करो, आंसर कमेंट करो। नीट 2019, नीट 2019, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, बताओ अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या क्या होता है? अल्फा पार्टिकल, हाँ अल्फा पार्टिकल। बेटा इस टॉपिक से जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से, अभी देखना भर भर के PYQ आएंगे। हाँ फटाफट कमेंट करो। तो बच्चों 2 प्रोटॉन ओनली, गलत, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ओनली। यस, न्यूक्लियस के अंदर याद है अल्फा पार्टिकल होता है 2He, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4++, डबली आयोनाइज्ड हीलियम। अल्फा पार्टिकल में हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, मैं बोल दूं ये हीलियम न्यूक्लियाई है, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए हैं, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो बोल दूं दिस इज हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई है ये। यस सर, अल्फा पार्टिकल हीलियम नहीं है, हीलियम न्यूक्लियाई है। अल्फा पार्टिकल हीलियम नहीं है, हीलियम न्यूक्लियाई है। ओके, अच्छा कई बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन टिक कर देते हैं, गलत है बच्चों। हीलियम एटम नहीं, न्यूक्लियाई है, एटम नहीं, अल्फा हीलियम एटम नहीं है, हीलियम एटम नहीं है, हीलियम न्यूक्लियाई है, हीलियम न्यूक्लियाई है बेटा, हीलियम न्यूक्लियाई है। तो मेरे बच्चों अल्फा पार्टिकल इज नॉट हीलियम एटम, इट इज हीलियम न्यूक्लियाई। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके ओके, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये देखो, ये देखो,
ये देखो बेटा, हाँ ये देखो क्या लिखा है, हाँ ये देखो 3 बार पूछा है, 1990 में, 2007 में और 2012 में। सेम क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसी टाइप का पूछा है, इसी टाइप का पूछा है। यस सर, AIPMT 2012, 2007 और 1990 में इसी टाइप का। न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27, ये एल छोटा करो, एल्यूमिनियम, टेक्निकली गलत है ये, मोहित दादी से काटेंगे मेरे को, हाँ ठीक है। एल्यूमिनियम 27 इज 3.6 फर्मी। बच्चों एल्यूमिनियम 27 की रेडियस दी हुई है और पूछा है अप्रोक्सीमेट रेडियस, अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर 64, कॉपर 64 फर्मी। तो बच्चों कॉपर की रेडियस निकालनी है, किसकी? न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, न्यूक्लियर रेडियस R बराबर R0 A की पावर 1/3 होती है। R बराबर R0, कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, हाँ R बराबर R0 A की पावर 1/3। अब देखो इधर देख, आपने जो अप्रोच लगाई होगी इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ इससे ये जरूर पता पड़ता है R0 1.2 है बेटा, इससे R0 की वैल्यू निकलती है, पर R0 हमें याद है तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। Cu64 इज इक्वल टू R0 की जगह 1.2 फर्मी रख दो। यस सर, और A की वैल्यू 64, देखो इसका मास नंबर 64 है, तो मतलब 64 की पावर 1/3। बच्चों कॉपर 64 का मास नंबर 64 है। यस सर, तो यहां पे लिख दो 1.2 फर्मी, और ये आ जाएगा 64 की जगह 4 की पावर 3, 1/3। 3 से 3 कट गया, मैंने कहा था ना क्यूब बनेगा, देखो 64 4 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, देखो। यस सर, तो ये सारे क्यूब याद होने चाहिए। यस सर, तो मैं बोल दूं ये 3 से 3 कट गया और ये आ गया 4.8 फर्मी। देखो अब आप एग्जाम में ऐसे करते हो, कई बच्चे तो R0 भी निकालते इससे, कई स्टूडेंट तो इससे R0 निकालते हैं। 3.6 फर्मी इज इक्वल टू R0 27 की पावर 1/3 करके पहले R0 निकालते, यहां से R0 बराबर 1.2 फर्मी निकालते और फिर वो R0 लाके यहां रखते। तो बच्चों बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया है, तो बेटा पेपर छूटेगा आपका। तो सर मेथड 2 देख, ये मेथड 1 हो गया बिना अक्कल वाला। यस सर, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एमएलॉजिक। देख ले 3 बार नीट में पूछा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का एमएलॉजिक। बताओ दोनों में से बड़ा कौन होगा? जिस क्लास में 27 स्टूडेंट है वो, या जिस क्लास में 64? कौन सी क्लासरूम बड़ी होगी? दोनों में से कौन सा क्लासरूम बड़ा होगा बताओ? लॉजिक लगा, थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच कर। दोनों में से कौन बड़ा होगा? तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों 27 से बड़ा तो 64 वाला होगा। बेटा बहुत लॉजिकल है, 27 और 64 में से कौन बड़ा होगा? तो क्या बोलता हूं 64 बड़ा होगा। देखो मैं बोलता हूं RCu64 की रेडियस, कॉपर 64 की रेडियस, मैं बोलता हूं बच्चों एल्यूमिनियम 27 से बड़ी होगी। कॉपर 64 की रेडियस एल्यूमिनियम 27 से बड़ी होगी। कॉपर 64 की रेडियस एल्यूमिनियम से बड़ी होगी। यस सर, तो देखो लॉजिकली आंसर आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा कॉपर 64 विल बी बड़ा, लार्जर देन 3.6 फर्मी। 3.6 फर्मी से ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 3.6 फर्मी। खत्म। चलो ऑप्शन ढूंढते हैं। बेटा ये देख ले 2012 का क्वेश्चन है, चेक कर लेना। 2012 का PYQ है, प्लीज चेक इट, प्लीज चेक इट, प्लीज चेक इट। क्योंकि बच्चों आप मानते नहीं हो, दिमाग नहीं लगाना चाहते। एग्जाम में बिना दिमाग लगाए डॉक्टर नहीं बनोगे आप, दिमाग लगाओ। तो बोल दूं 64 की रेडियस 3.6 से ज्यादा आएगी, तो बोल दूं ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी। ये तो लेस है, ये लेस है, लेस है, ये लेस देन 3.6 है। गलत, गलत। ये इक्वल टू 3.6 है, गलत। दोनों क्लासरूम सेम कैसे हो सकते हैं? आप चेक कर लेना, आप PYQ में ऑप्शन चेक कर लेना। एमएलॉजिक, दिस इज एमएलॉजिक। बेटा ये वो सोच है जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएगी। तो बच्चों एमएलॉजिक क्या करेगा? स्पीड विल इंप्रूव, विल इंप्रूव, विल इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी। और बच्चों अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ गई तो आपका न तो पेपर छूटेगा, न सिली मिस्टेक होगी, और ना आपके अंदर होच पोच होगी, और स्मूथली पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओगे, स्मूथली।
सर मेरे को आता तो सब था, पता नहीं क्यों नेगेटिव हो गए। सर आता तो सब था, घर पे सब हो गए, वहां पेपर छूट गया। ये बातें नहीं सुनूंगा मैं बेटा, ये बातें नहीं सुनूंगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात रात को जाग जाग के आपके लिए पीपीटियां बना रहे हैं, समझ गए। कल रात को 2-2:30 बजे सोया हूं, सुबह 7 बजे उठ के पीपीटी बनाना चालू करी और अभी 5 बजे जाके पीपीटी तैयार हुई है। 3-4 दिनों से लगे हुए हैं। तो बेटा आउटपुट चाहिए। ए डॉक्टर मन, 2 ही लोग हैं दुनिया में जो आपकी जीत से खुश होते हैं। इस दुनिया में 2 लोग हैं जो आपकी जीत से खुश होते हैं, एक माँ बाप और दूसरा टीचर। एक वो जिन्होंने आपको पैदा करा और एक वो जो आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा कोई खुश नहीं होता। ओके ठीक है, तो बेटा मेहनत, आउटपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, ठीक है। ये लॉजिक खत्म। तो सर न्यूक्लियर रेडियस आ गई, ये करो करो फटाफट। थोड़ा सा 2008 का क्वेश्चन है, करो 2008 का क्वेश्चन है, ये करो फटाफट। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कमेंट करो। 2 न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन रेशो 1:3। 2 न्यूक्लियाई है जिनका मास नंबर A1:A2 1:3 है। एक क्लास में जितने बच्चे हैं दूसरी क्लास में 3 गुना बच्चे हैं। एक क्लास में जितने बच्चे हैं दूसरी क्लास में 3 टाइम्स बच्चे हैं। ओके, द रेशो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी, उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशो बताओ। हाँ कई बच्चे किस्मत अच्छी है, कई बच्चे ये टिक कर देते हैं, कई बच्चे ये पावर 1/3 देख के खून खोल उठता है, कई बच्चे पावर 1/3। मूर्खों डेंसिटी पूछ रहे हैं, मूर्खों। ही इज आस्किंग, रीड क्वेश्चन केयरफुली। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ना। ये चीज 4-5 क्वेश्चनों में काम आएगी। 4-5 तो बहुत कम बता रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट गिन लोगे तो 10 से 12 क्वेश्चनों में। चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ना। 4th ऑप्शन में लिखा होता है बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। सर हम तो रेडियस निकाल के आ गए, पता नहीं क्या हुआ था, पता नहीं क्या हो गया था। डेंसिटी पूछिए, डेंसिटी। रीड क्वेश्चन केयरफुली। ही इज आस्किंग डेंसिटी रो बराबर कांस्टेंट। याद है पूरे 10 की घात 17 के ऑर्डर की होती है, 10 की पावर 17 ऑर्डर की होती है। यस सर, सारे PYQ देख लेना, टेस्ट दे देना। 1:1। सेकेंड बिल्कुल राइट है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ गलत है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस सर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आ जाओ। ये भी पूछा हुआ AIPMT में, मेरे को ईयर नहीं पता। हेलो बेटा, AIPMT में पूछा हुआ, ईयर नहीं पता मेरे को, ठीक है। ट्राई करो। ये देखो Fe56 की रेडियस ईयरी और वही रेडियस ऑफ Cu63 की पूछी है, तो बोल तो ज्यादा आएगी। RCU63 की रेडियस इससे ज्यादा आएगी, 3.789 से ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी। MA लॉजिक चेक करो, MA लॉजिक। तो बोल दो 3 पॉइंट इससे ज्यादा आएगी, खत्म। 3 पॉइंट से ज्यादा आएगी, इससे ज्यादा आएगी। एक ही ऑप्शन ज्यादा है, ज्यादा आएगी। 2 है, ये गलत छपा है। हाँ, एक ही तो ज्यादा है, 789 से ज्यादा, ये तो 398 है। आंसर इज दिस, खत्म। यस सर, आगे चलो। ये लो, नीट 2022, नीट 2022, ताजा लेटेस्ट पूछा 2022 में। हेलो बच्चों, आ जाओ बेटा, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। रेडियस इज सो इंपॉर्टेंट, रेडियस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर रेडियस की इंपॉर्टेंस देख लो आप, क्या दिया है। ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 splits into 2 nuclei having mass number 125 and 64। 2 में टूट गया। रेशियो ऑफ देयर, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। रेशियो ऑफ रेडियस, डेंसिटी नहीं, रेडियस ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली मतलब पहले आप 125 वाले की लिखोगे और उसके बाद आप 64 वाले की लिखोगे। क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये मेरे बच्चे खुद ही कर लेंगे। पहले तो लॉजिक लगा, तो मैं बोल दूं बच्चों 125 वाले की ज्यादा आएगी,
64 से देखते कितने ऑप्शन, तो इधर वाला ज्यादा आएगा, इधर वाला ज्यादा आएगा, ये 2 बचे। इस बार बच्चों लॉजिक से चारों ऑप्शन कैंसिल नहीं हुए पर एक्यूरेसी बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई। लॉजिक से चारों ऑप्शन कैंसिल नहीं हुए, विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी, तो बोल दो 1 और 2 कैंसिल हो गया। अब आपका उल्टा रेशो नहीं आएगा। एग्जाम में जब रेशो पूछते हैं तो हम उल्टा टिक करके आ जाते हैं, एग्जामिनर जब रेशो पूछता है तो उल्टा टिक करने में आ जाता है। अब मेरा बच्चा उल्टा टिक नहीं करेगा, नहीं तो पापा उल्टा कर देंगे। अब मेरा बच्चा उल्टा टिक नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि लॉजिकली गलत हो गया। रेशो उल्टा रेशो तो लॉजिकली गलत हो गया। अब ये बच्चा या ये बच्चा, बच्चों रेशो में कॉमन मिस्टेक है, उल्टा टिक हो गया। यस सर, तो बोल दूं 1 और 2 गलत हो गए, तो बोल दूं इट विल इंप्रूव, इट विल, देखो एमए लॉजिक। तो बच्चों इससे सोल्व तो नहीं हुआ पर एक्यूरेसी बढ़ गई। आपसे सिली मिस्टेक नहीं होगी, सिली मिस्टेक नहीं होगी, तो बोल दूं इट विल इंप्रूव, इट विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी, इट विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी। ओके, उल्टा रेशो नहीं आएगा, उल्टा रेशो टिक नहीं होगा, टिक नहीं होगा, नहीं होगा। बेटा आप नीट के एग्जाम के बाद ये पूरी पीडीएफ देख लेना, नीट के एग्जाम, मेरी गारंटी है, नीट के एग्जाम के बाद पीडीएफ देख लेना। इसमें मैंने जो जो बातें बताई है ना पेपर अटेम्प्ट करने से रिलेटेड, वो सब काम आएगी, वो सब काम आएगी। और मैं चाहता हूं मेरे बच्चों तुम ऐसी गलती ना करो, मैं चाहता हूं बच्चों ऐसी गलती मत करना। ओके, चलो आ जाओ, थोड़ा सा बच्चों फास्ट होना पड़ेगा। हाँ आ जाओ, ये तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा आर नोट, तो मैं बोल दूं 5 का, ये 5 की पावर 3, और ये आ जाएगा बच्चों 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। यस सर, तो आंसर आ जाएगा 5:4, खत्म। सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। मच्छर है, मच्छर, फिजिक्स मच्छर है, मच्छर है, फिजिक्स इज नथिंग बट मच्छर, उड़ता हुआ मच्छर, उड़ता हुआ मच्छर। कभी किसी को काटता है, कभी किसी को, और कई लोग रैकेट से मार देते हैं, कई लोग रैकेट से मार देते। आ जाओ, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, बताओ क्या होते हैं? बोलो आइसोटोप, यहीं पे पढ़ लो आइसोटोप, बोलो आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप्स, मैं बोल दूं प्रोटॉन सेम, ज्यादा नाटक नहीं करने, आपको सब पता। आइसोबार, आइसोबार, मैं बोल दूं ए सेम, सबको पता है ए सेम। आइसोटोन, आइसोटोन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब A-Z, न्यूट्रॉन मतलब A-Z सेम। यस सर, कर लोगे? यस सर, A-Z सेम, ये देखो ये प्रोटॉन सेम। यस सर, तो मैं बोल दूं ACDR आइसोटोप, तीनों में 6-6-6 है, ये तीनों में 6-6-6 है। यस सर, ए सेम, बेटा ये देखो ना प्रोटॉन सेम, तीनों में प्रोटॉन सेम है, खुद कर लोगे। आइसोबार में ऊपर वाला देखो, ए मतलब मास नंबर, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये 14-14, तो बोल दो बी एंड डी, B14 और D14। यस सर, बी और डी। यस सर, फिर न्यूट्रॉन निकाल लो, इसमें 6 न्यूट्रॉन है बेटा, अपर माइनस लोअर 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 7 न्यूट्रॉन है, इसमें 7 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है, तो बोल दो ये दोनों आइसोटोन हो गए। दोनों में 8-8 न्यूट्रॉन आइसोटोन हो गए, इन दोनों में 7-7 है, ये भी आइसोटोन हो गए। तो आइसोटोन के 2 पेयर बनेंगे, 2 अलग अलग पेयर बनेंगे, बी एंड सी, बी सी आपस में आइसोटोन है। अरे बेटा बी और सी में 7-7 और डी और एंड, डी एंड ई, बच्चों ये आपस में आइसोटोन है और ये आपस में आइसोटोन है, 7-7 वाले एक दूसरे के आइसोटोन है। यस सर, ठीक है, ओके। अच्छा, आइसोटोप्स जो होते हैं बच्चों, एक कई बार घुमा के पूछते हैं इनकी केमिकल, अगर ये एटम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। आइसोटोप्स है सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक, इनके एटम का, इनके एलिमेंट का, अगर 2 आइसोटोप एलिमेंट है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। क्या होता है बच्चों? हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कई बार ऐसे घुमा के भी पूछते हैं, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये जो एलिमेंट है, आइसोटोप्स जो एलिमेंट है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो पीरियोडिक टेबल में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ओके बेटा, लव यू टू, लव यू टू। अब आ जाओ, अब बच्चों मास डिफेक्ट क्या होता है इधर देखो बेटा, जब भगवान ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलाए और हीलियम को बनाया, या किसी को भी बनाया बच्चों, किसी को भी बनाया,
तो बच्चों ये आइसोलेटेड इनफाइनाइट पे थे, ये इनफाइनाइट पे थे, तो मैं बोल दूं ये जब मिले बच्चों, ये जब एक दूसरे के क्लोज आए तो इन्होंने एनर्जी रिलीज करी, ये जब बने स्टेबिलिटी आई, देखो ये स्टेबल हुआ, और कोई भी चीज स्टेबल होती है तो एनर्जी रिलीज करती है, क्या करती है? एनर्जी। तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी या क्यू वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी और क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू होती है रिएक्शन के लिए, फॉर रिएक्शन, क्यू वैल्यू होती है फॉर रिएक्शन बेटा, क्यू वैल्यू होती है फॉर रिएक्शन, और बाइंडिंग एनर्जी होती है बच्चों फॉर इंडिविजुअल न्यूक्लियस, इंडिविजुअल न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए। तुम तो ये समझ लो दोनों दोनों एक ही बात है तुम्हारे लिए, तुम जिस लेवल पे पढ़ रहे हो एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर है। चूरमे से चूरमे का लड्डू बनना, याद है मम्मी घर में बेसिक पार्टिकल से चूरमे का लड्डू बनाती है, तो वो तो उसमें जो एनर्जी निकलेगी वो बाइंडिंग एनर्जी है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलने से न्यूक्लियस बनता है, वो तो बाइंडिंग एनर्जी है। पर दो लड्डू मिला दो, दो लड्डू मिला के नया लड्डू बना दो, दो लड्डू मिला के नया लड्डू बना दो, तब जो एनर्जी निकलती है उसको क्यू वैल्यू बोलते हैं, उसको क्यू वैल्यू बोलते हैं। ओके सर, तो अभी तो बाइंडिंग एनर्जी लिखूंगा, यस सर, तो ये एनर्जी निकल रही है, ओके। अच्छा बच्चों, आइंस्टाइन ने बोला कि जब भी एनर्जी निकलती है तो मास रिड्यूस होता है, और एनर्जी मास रिलेशन ये है, एनर्जी मास रिलेशन आइंस्टाइन का ये है। और बच्चों इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, 1 AMU के इक्विवेलेंट जो एनर्जी आती है, 1 AMU मास के इक्विवेलेंट जो एनर्जी आती है 1 AMU से 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है, ये याद कर लो बेटा, कैलकुलेशन नहीं करनी है। 1 AMU याद है, केमिस्ट्री की यूनिट है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, सबको पता है। 1 AMU 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। हेंस डेल एम AMU, अगर एटॉमिक 1 AMU आपको पता है कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, क्योंकि बच्चों प्रोटोन और न्यूट्रॉनों के मास 10 की पावर -27 के ऑर्डर के होते हैं, इसलिए बच्चों आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 AMU बराबर 930, तो डेल एम AMU है ना, हेंस विल गिव, बोलो कितनी देगा, विल गिव। तो बच्चों जब भी मास, और आपको मास हमेशा AMU में ही मिलेगा, इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में, विल गिव E बराबर डेल एम इंटू 931.6। तो बच्चों जब भी AMU में मास डिफेक्ट हो, जब भी मास रिड्यूस हो और AMU में वैल्यू हो, तो 931.6 का मल्टीप्लाई कर देना। नीट में भर भर के क्वेश्चन आए हैं, नीट में भर भर के क्वेश्चन आए हैं। जब भी मास डिफेक्ट दे, किसमें, AMU में, मास डिफेक्ट AMU में हो तो 931.6 का मल्टीप्लाई कर देना, 931.6 का मल्टीप्लाई कर देना। सर मास डिफेक्ट नहीं दे तो तुम निकाल लेना, अरे मास डिफेक्ट नहीं दे तो तुम निकाल लेना। हमेशा जब भी एनर्जी बनेगी, जब भी एनर्जी होगी, मास रिड्यूस होगा, मास विल रिड्यूस, मास विल रिड्यूस, मास विल रिड्यूस अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। भैया आइंस्टाइन जी ने बोला है मास रिड्यूस होगा तो ये एनर्जी बनेगी, मास रिड्यूस होगा तो ये एनर्जी बनेगी, यस सर, ठीक है, यस सर। तो बोल दो हमेशा मास लेफ्ट हैंड साइड का ज्यादा होगा हर रिएक्शन में, राइट हैंड साइड से, समझ गए, तब जाके एनर्जी रिलीज होगी, टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। बेटा ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे, टू रिलीज एनर्जी। जब भी, जिसको आप बोलते हो केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टू रिलीज एनर्जी, मैं बोलता हूं एक्सोथर्मिक, या स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बच्चों एनर्जी रिलीज करनी है तो मास कम होना चाहिए, मास रिड्यूस होना चाहिए। चलो आ जाओ, चलो आगे, यस सर, आ जाओ, चेक करके बताओ। हाँ, ये 2001 का क्वेश्चन है। MP और MN और MP मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एलिमेंट है मास M, ठीक है, एलिमेंट का एक्चुअल मास M है, जैसे उधर हीलियम बना था ना, हीलियम का मास कम हो गया था, तो बोल दो ये मास कम है। इसके अंदर N न्यूट्रॉन है और Z प्रोटॉन है, तो बच्चों क्या करेक्ट रिलेशन है, आ जाओ। तो करेक्ट रिलेशन ये होगा क्या, कि जो एलिमेंट बना है N न्यूट्रॉन, ठीक है, और Z प्रोटॉन, ये Z, तो इसका मास होना चाहिए था जितना एक न्यूट्रॉन का मास है इनटू दिस। बेटा किसी के अंदर N न्यूट्रॉन है, ये N न्यूट्रॉन है और Z प्रोटॉन है, तो इसका मास कितना होना चाहिए था, ये जितने न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू एक न्यूट्रॉन का मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू एक प्रोटॉन का मास, तो ये एक्सपेक्टेड मास है, क्या है ये,
एक्सपेक्टेड मास, एक्सपेक्टेड मास मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला मास है ना, मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इनके मिलने से पहले का मास, इनको जब आपने क्लोज किया तब का मास है, और एक्चुअल मास कितना, ये एक्सपेक्टेड मास है कितना ये, और एक्चुअल कितना, एक्चुअल मास जो राइट हैंड साइड में, मास ऑफ राइट हैंड साइड जो बन गया वो बन गया, ये न्यूक्लियस बन गया तो m, एक्चुअल मास इज m, यस सर। तो बोलो मास डिफेक्ट कितना गया, यस सर। तो बोल दो m जो एक्चुअल मास है वो कम होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में मिलने से पहले मास ज्यादा रहा होगा तो एक्चुअल मास कम होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये ज्यादा रहा होगा। बोलो कितना आंसर आ रहा है, नहीं मास, एक्चुअल मास कम होगा, ये फर्स्ट आंसर है, ये कम होगा बेटा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलने के बाद न्यूक्लियस बना तो स्टेबिलिटी आई ना, न्यूक्लियस बना तो स्टेबिलिटी, सेकंड गलत है, सेकंड इज द रॉन्ग आंसर, सेकंड इज द रॉन्ग आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास है उससे कम होगा न्यूक्लियस का मास, इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से न्यूक्लियस का मास कम होगा क्योंकि एनर्जी बन गई है। यस सर, कुछ होमवर्क भेजूंगा इस पे, ये होमवर्क है, ठीक है सर। आ जाओ ये करो 2010, ये देखो मास ऑफ Li3, ये न्यूक्लियस इज दिस मच लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है सर, से इतना कम है, इतना लेस है। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये देखो पर न्यूक्लियन लिखी है, इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो पहले तो बाइंडिंग एनर्जी निकालो, तो बोल दो डेल एम इंटू, देखो एएमयू में दिया है, ये इसका मतलब होता है एएमयू, यस सर। अरे ये एएमयू को लिखने का तरीका है सिर्फ यू लिख देते हैं, ओके, तो बोल दो डेल एम इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, यस सर। तो कितनी है देखो 0.042 इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको लगभग 1000। बच्चों रफ कैलकुलेशन करो, दिस इज एमए मेथड, रफ कैलकुलेशन करो, रफ कैलकुलेशन कैसे सर, इसको 1000 मान लो, लगभग 1000, पर सर ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा कम कर देना, चारों ऑप्शन में थोड़ा कम ढूंढ लेना, यस सर। तो इसको 1000 मान लो, तो बोल दो रफली आ जाएगा 42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर ये तो बाइंडिंग एनर्जी आई। रीड क्वेश्चन केयरफुली, पर न्यूक्लियन पूछिए, पर न्यूक्लियन। तो बच्चों जब भी न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन करो तो ध्यान से पढ़ना, बाइंडिंग एनर्जी पूछिए या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछिए, तो बोल दो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो टोटल नंबर का भाग लगा दो, डिवाइड बाई पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू दिस, तो बोल दो लगभग आएगी 42 डिवाइड बाई, इसमें टोटल कितने लोग हैं, तो लिथियम में टोटल 7 लोग हैं, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, बेटा 3 प्रोटॉन और टोटल नंबर 7, बॉयज प्लस गर्ल्स 7 है, तो सबने कितनी कितनी दी, तो 7 का डिवाइड कर दो, तो बच्चों 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, यस सर। पर ने इतनी दी है, हर बच्चे ने, एक क्लासरूम से 42 रुपये आया है, एक क्लासरूम से 42 रुपये आया है, पर बच्चे ने कितना दिया, उस रूम में 7 बच्चे थे, तो पर ने 6 रुपया दिया है लगभग, तो 6 से थोड़ा सा कम, 6 से थोड़ा, क्योंकि ये ज्यादा ले लिया तुमने, यहां 1000 का मल्टीप्लाई किया था तो थोड़ा कम आएगा, स्लाइटली लेस, यहां लिख दो स्लाइटली लेस, यस सर। तो 7 से थोड़ा कम, 7 से थोड़ा, ये 6 से 7 से नहीं, 6 से थोड़ा कम, यस सर। कभी खुशी कभी गम, सेकेंड इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ओके। ये है एमए कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन, कितनी फास्ट हो गई कैलकुलेशन। अभी अपन डुअल नेचर पढ़ेंगे, वहां पे भी यही रफ कैलकुलेशन लगाएंगे, ओके सर। वंस अगेन बेटा स्पेमर, हेलो स्पेमर, मैं और मेरे स्पेमर, इसको क्या रिपीट करूं, शानदार एमए लॉजिक बता दिया। 1000 से मल्टीप्लाई कर 42 आ जाएगा, 7 का डिवाइड कर 6 आ जाएगा, उससे थोड़ा कम, ओके ठीक है। अब ये देखो
अच्छा अब एक बात बताओ, मैं बोलता हूं स्टेबिलिटी आएगी, किसी भी रिएक्शन में स्टेबिलिटी आएगी। ये देख A प्लस बी गिव्स यू C, तो बोलता हूं अगर एनर्जी निकली और एनर्जी निकली, ये देखो क्यू वैल्यू क्यों, क्योंकि अब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो बच्चों स्टेबिलिटी आएगी, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों स्टेबिलिटी आएगी, तो मैं बोलता हूं बताओ किधर एनर्जी ज्यादा, तो बोलता हूं इनमें जितनी एनर्जी निकली थी ए और बी के फॉर्मेशन में जो एनर्जी निकली थी उससे भी ज्यादा एनर्जी इसकी निकल गई। बेटा एक क्लासरूम से जितने पैसे आए दूसरे से जितने आए दोनों को साथ बिठा दिया तो और पैसे आए। एक क्लासरूम से टोटल जितना पैसा आया दूसरे क्लासरूम से टोटल जितना पैसा आया, दोनों को साथ बिठा दिया तो और पैसा आया, दोनों को साथ बिठा दिया तो और क्वांटिटी आई, मतलब मैं बोल दूं और जेब खाली हुई। तो बच्चों राइट हैंड साइड में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो मैं बोल दूं ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से हो रही है। तो मैं बोल दूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ राइट हैंड साइड, बेटा राइट वाले ने जितनी एनर्जी निकाली और लेफ्ट वालों ने जितनी एनर्जी निकाली थी, मैं बोल दूं राइट वाले ने ज्यादा निकाली, राइट वाले ने ज्यादा निकाली तभी तो और एनर्जी निकली। बेटा लेफ्ट वालों ने टोटल एनर्जी दी थी 10 और राइट वाले ने दी है 15, तो तुम मैं ये बोल दूं 5 और निकली। लेफ्ट वालों ने दी थी 10 और राइट वाले ने दी 15, तो क्या बोल दूं दोनों को मिलाने से 5 और निकली, दोनों को मिलाने से 5 और निकली। ओके ठीक है, तो मैं बोल दूं क्यू वैल्यू हो जाएगी राइट हैंड बाइंडिंग एनर्जी माइनस लेफ्ट हैंड बाइंडिंग एनर्जी। राइट में और कितनी निकली, ये हो जाएगी और कितनी निकली, क्या बोलूंगा इसको मैं, और कितनी निकली और कितनी रिलीज हुई यस सर, दिस इज और कितनी रिलीज हुई। आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन करते आ जाओ। हाँ एक क्वेश्चन करेंगे, ये देख 2010 AIPMT 2010 स्टार लगा, ऐसे क्वेश्चन नीट में खूब आते हैं। ए स्टार लगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 बार आया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3-4 टाइम्स पूछा, 3-4 टाइम्स नीट है आज, 3-4 टाइम्स पूछा गया है, पूछा गया है, यस सर पूछा गया है। सारे लॉजिक से कर रहे अपन। देखो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, पर न्यूक्लियन, यस सर, ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर 1.1 एंड 7, कितनी है 1.1 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। ओके, व्हेन 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई, तो द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन, इसको फ्यूजन बोलते हैं। बच्चों जब 2 लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक नया बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। आ जाओ, तो 1H2 प्लस 1H2 गिव्स यू 2He4 प्लस Q। ओके, ये तो आ जाओ, ये फ्यूजन हुआ, ठीक है, ये हो गया फ्यूजन। अब आ जाओ, अब लेफ्ट हैंड साइड की टोटल कितनी एनर्जी है और राइट हैंड साइड की टोटल कितनी एनर्जी है, तो बोल दो राइट हैंड साइड की एनर्जी ज्यादा आएगी, तभी तो स्टेबिलिटी आई है। एमए लॉजिक, राइट हैंड साइड में स्टेबिलिटी ज्यादा आई है, मतलब राइट हैंड साइड की एनर्जी ज्यादा, तुमने ज्यादा एनर्जी निकाल दी तभी तो चुपचाप बैठ गए, तुम्हारी जेब से ज्यादा पैसा खाली हो गया। यस सर, तो क्या बोलते बच्चों, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ राइट हैंड साइड माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड की ज्यादा आएगी, चेक कर लो, राइट हैंड साइड में हीलियम है और हीलियम की 7 नहीं दी है, कई बच्चे बोलते हैं हीलियम की 7, क्या ये राइट है? हीलियम की 7 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में 2 ड्यूटेरियम है, 2 देयर आर 2 ड्यूटेरियम, बच्चों देयर आर 2 ड्यूटेरियम, तो बच्चा क्या करता है 1.1 ले लेता है। क्या ये राइट है? इज दिस राइट? Is this right? 7 minus 2.2 तो यह आ जाएगा 4.6। Is this right? This is absolutely wrong, क्योंकि बच्चों ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। यस सर, तो आ जाओ, ये गलत है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। चलो आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलती है, तो याद है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए बराबर होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आ जाओ, तो राइट हैंड साइड में
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 है। इसमें 4 लोग हैं। देखो एक क्लासरूम में 4 बच्चे हैं, एक क्लासरूम में 4 बच्चे हैं और हर बच्चे ने 7-7 रुपए दिए, हर बच्चे ने 7 की कॉन्ट्री करी है। देखो पर न्यूक्लियन, तो हर बच्चे ने 7 रुपए दिए, तो चारों ने मिलके कितने दिए? चारों ने मिलके 28 दिए। तो बोल दो ये आ जाएगी 7 इन 4 जा, यस सर। माइनस इसमें देखो ट्वाइस है, दो क्लासरूम है, इधर देखो दो क्लासरूम है और इसमें भी 2 बच्चे, इसमें भी 2 बच्चे हैं और सबने 1.1 दिया है, तो 2 इंटू 1.1, ये देखो 1.1 इंटू 2 और ऐसे दो क्लासरूम है, यस सर। तो ये आ जाएगा 28। तो बच्चों राइट हैंड साइड की बाइंडिंग एनर्जी, राइट हैंड साइड की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 28, यस सर। और लेफ्ट हैंड साइड की आ जाएगी ये 2.4.4, ये 4.4, यस सर। तो बच्चों राइट हैंड साइड की आई 28, लेफ्ट की 4.4, तो ये क्यू वैल्यू आ गई बच्चों 23.6। 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द क्यू वैल्यू। खत्म। ये देख ले तेरे सामने नीट 2010 कितने लोगों का आया? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों राइट हैंड की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है और लेफ्ट हैंड का मास ज्यादा होता है। रिएक्शन होने पर मास रिड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होती है, राइट हैंड की प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके, उन रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ओके, कुछ होमवर्क भेजूंगा, आ जाओ, अब यहां से आ जाओ। ए बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉन्स आर गिवन दिस एंड दिस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, ऑफ न्यूक्लियाई, ऑफ न्यूक्लियाई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, दिस एंड दिस आर दिस एंड दिस, ये बाइंडिंग एनर्जी है रेस्पेक्टिवली। तो अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? करो, ब्रेक दे दो। कौन है? ब्रेक दे दो। क्लास तो चालू ही नहीं, ब्रेक दे दो। ब्रेक कहां से दे दू? ब्रेक अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बताओ ये देखो ये। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी बोलो। तो बच्चों कई बच्चे सोचते हैं कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी इसकी है, सी की। देखो तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी हो गया, उसके बाद 140 बी हो गया और सबसे कम ए हो गया। पता उन्होंने सोचा एक क्लासरूम से 180 रुपया आया है, एक क्लासरूम से 180 की कॉन्ट्री आई है, तो उसके लिए क्लैपिंग करो क्योंकि 180 बहुत ज्यादा है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। बच्चों बाइंडिंग एनर्जी विल नॉट एक्सप्लेन, बाइंडिंग एनर्जी विल नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी प्रॉपरली, यस सर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सर क्यों यार? एक बात बता, क्लासरूम से कितना पैसा आया? सुनो इधर सुनो, एक क्लासरूम से 1000 रुपए आए, एक क्लासरूम से 1000 रुपए, ये गलत है। एक क्लासरूम से 1000 रुपए आए, दूसरे क्लासरूम से 2000 आए। सुनो ध्यान से, एक क्लासरूम से 1000 रुपए आए, दूसरे से 2000। बताओ किसके लिए क्लैपिंग कराऊं? बताओ किसके लिए क्लैपिंग कराऊं? तो तुमने बोला 2000 के लिए क्लैपिंग करा दो। एक क्लासरूम से 1000, दूसरे से 2000, मैंने 2000 के लिए क्लैपिंग करा दी। पर बच्चों 2000 वाले में 100 स्टूडेंट थे, 2000 वाले में 100 स्टूडेंट थे और 1000 वाले में सिर्फ 10 बच्चे थे, 1000 वाले में सिर्फ 10 स्टूडेंट थे। तो मैं बोलता हूं जो 1000 रुपया दिया है, जो 1000 रुपया दिया है, 1000 और ये 2000, इसमें 10 स्टूडेंट थे, यहां 10 थे और यहां 100 थे। तो बोलता हूं यहां से 2000 आया, यहां से 1000 आया। तो बच्चों इन पैसा बली यहां ज्यादा आया, पैसा बली बड़े क्लासरूम से ज्यादा आया, पर जेब किसकी ज्यादा खाली हुई? जेब इन न्यूक्लियॉन्स की। देखो इन्होंने पर पर्सन 100 रुपया दिया, 100 रुपीज पर पर्सन, पर पर्सन, यस सर, 100 रुपीज पर पर्सन। और इन्होंने दिया बच्चों 20 रुपीज पर पर्सन, 20 रुपीज पर पर्सन। तो क्या मैं बोलता हूं इन्होंने दिया 100 रुपीज पर पर्सन और इन्होंने दिया 20 रुपीज पर पर्सन। तो बच्चों जिस क्लासरूम में भीड़ ज्यादा है,
जिस क्लासरूम में भीड़ ज्यादा है वहां पे थोड़ा थोड़ा सा भी दोगे तो खूब पैसा हो जाएगा, वहां से थोड़ा थोड़ा भी दोगे तो खूब पैसा हो जाएगा। पर बच्चों मैं उनके लिए क्लैपिंग नहीं करूंगा। तो क्लैपिंग किसके लिए होगी? जिसमें बच्चों ने जेब में से बहुत निकाला। तो बच्चों बड़ी क्लास होने से ज्यादा पैसा आ गया वो ठीक है, किसके पर बच्चे का पैसा ज्यादा खाली हुआ? तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, पर स्टूडेंट इन्होंने ज्यादा दिया। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, विल एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। यस सर। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए, टोटल क्वांटिटी नहीं, टोटल क्वांटिटी नहीं। पर बच्चे की जेब कितनी खाली हुई, पर बच्चे की जेब कितनी खाली हुई, पर बच्चे की जेब कितनी खाली हुई। हाँ बेटा क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके कमेंट देख रहा हूं, बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे। ठीक है, तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो। तो इसकी कितनी आएगी? A12 की। तो मैं बोल दूं बच्चों इसकी आ जाएगी A की, देखो 60/12, 60/12। यस सर। और ये आ जाएगा 5। यस सर। इसकी आ जाएगी बच्चों 140 दी है, कितने? 20 लोगों ने। इसके क्लासरूम में 20 बच्चे, यहां 12 थे, तो 12 ने मिलकर 60 दी, तो एक ने 5 दी। यहां पे 20 स्टूडेंट ने 140 दी, तो एक ने 7 दी। यहां पे 40 ने मिलके 180 दी। तो मैं बोल दूं 180 दी 40 ने मिलके, तो एक ने कितनी दे देखो, तो 4.5 दी। 4.5 दी, तो सबसे ज्यादा दी बी ने। इस वाली क्लास के बच्चों की जेब सबसे ज्यादा खाली हुई है, इस वाले क्लासरूम की जेब सबसे ज्यादा खाली हुई है। तो क्या मैं बोल दूं सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, क्योंकि जब जेब खाली हो गई तो बेचारे के पास पैसे ही नहीं बचे। जेब खाली हो गई तो टन टन गोपाल हो गया। तुम्हारी जेब खाली होती है तो दोस्त से बात करना बंद कर देते हो। तो क्या बोल दूं सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी, सबसे ज्यादा बी, देन ए। तो मैं बोल दूं बच्चों ये देखो बी, देन ए, और सबसे छोटा मेरा बच्चा सी। तो बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? कमेंट कर। अरे मजा आया कि नहीं आया मेरे बच्चों? मजा आया कि नहीं आया ये बता दो तुम तो। अरे मजा आया कि नहीं आया? कमेंट कर। आनंद बेटा, आनंद आया कि नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए कि बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में क्या डिफरेंस है? बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाओ आगे आ जाओ। चलो अब देखो, इसीलिए हम याद है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बनाते हैं। इसीलिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए का कर्व बनाते हैं। याद आया? हम कभी बाइंडिंग एनर्जी का कर्व नहीं बनाते, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बनाओगे तो आगे जाने पर बढ़ती रहेगी, बाइंडिंग एनर्जी तो आगे जाने पर बढ़ती रहेगी। यस सर। हेलो स्पैमर, एक बच्चा स्पैमर बोल रहा है रिपीट, एक बच्चा स्पैमर बोल रहा है रिपीट। मेरे बच्चों स्पैमर, सुनो, एक बार एक स्पैमर ने मम्मी को बोला कि मम्मी चाय बना दो। एक बार एक स्पैमर ने मम्मी को बोला मम्मी चाय बना दो। पता उसकी मम्मी ने 2 घंटे तक चाय नहीं बनाई। उसकी मम्मी ने 2 घंटे तक चाय नहीं बनाई। पता है क्यों? उसकी मम्मी ने जवाब, उसने पूछा मम्मी आपने चाय क्यों नहीं बनाई? तो मम्मी ने बोला बेटा मुझे लगा स्पैमिंग कर रहा है। मम्मी ने बोला बेटा मुझे लग रहा है स्पैमिंग कर रहा है। ओके। तो कई बार स्पैमर के साथ मेरे बच्चे के साथ दुविधा आती। ओके, तो चलो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यस सर। तो आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व रफली ऐसा होता है, रफली 50 से लेके 100 वाले लगभग, मतलब ये एक रफ रेंज है। किसी बुक में 30 भी लिखी होती है, मैंने कोई कर्व देखा नहीं। यस सर। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी होगी वो स्टेबल होगा। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा उतना स्टेबल। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोरल ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यस सर। ओके यस सर। तो बच्चों ये Fe56 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। Fe56 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। याद कर लो सबसे ज्यादा होती है। ओके, इनकी कम होती है फ्यूजन। लाइट एलिमेंट बोलते हैं इनको, लाइट एलिमेंट। तो बच्चों ये जो लाइट एलिमेंट है ये फ्यूज होने की टेंडेंसी रखते हैं। 2 लाइट एलिमेंट आपस में मिलके यहां आएंगे। ये देखो 30 वाला एलिमेंट 30 के 2 मिलके 60 बना लेंगे, यहां आ जाएंगे। तो मतलब ये फ्यूजन की टेंडेंसी रखते हैं, फ्यूजन।
तो बच्चों लाइट एलिमेंट जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं और हेवी एलिमेंट फिजन की, हेवी एलिमेंट फिजन की रखते हैं और लाइट एलिमेंट फ्यूजन की। तो बच्चों हर कोई यहां आना चाहता है। तो बच्चों हेवी एलिमेंट टूटना चाहता है और लाइट एलिमेंट जुड़ना चाहता है। तो बच्चों जुड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। दो लाइट एलिमेंट के जुड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। ओके, इसमें भी मास कम होगा, एनर्जी निकलेगी और मास रिड्यूस होगा। यस सर, ओके, यस सर, ये फ्यूजन। और बच्चों हेवी एलिमेंट के टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं फिजन, इसमें भी एनर्जी निकलेगी। यस सर, ये फिजन। क्या है ये? फिजन। यस सर, यहां पे भारी एलिमेंट बनता है। यस सर, फ्यूजन। यस सर, दोनों में एनर्जी निकलती है तो दोनों में मास रिड्यूस होता है। इसमें भी मास रिड्यूस होगा और इसमें भी। तो चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, अल्टीमेटली मास रिड्यूस होता है और एनर्जी बनती है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन होती है, भी आगे देखेंगे। ओके, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, ये लाइट एलिमेंट जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। ओके, अच्छा, इनमें बीच बीच में कुछ पीक्स आती है। देखो ये ऐसी कुछ पीक्स आती है। यस सर, ये क्यों आती है? तो बच्चों एक स्टेबिलिटी कर्व होता है। देखो एक स्टेबिलिटी कर्व और होता है, एन वर्सेस जेड कर्व, जेड कर्व फॉर स्टेबिलिटी, कर्व फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी। तो बच्चों ये हर बुक में मिल जाएगा स्टेबिलिटी। यस सर, तो बच्चों उसमें क्या होता है, ये देखो लाइट एलिमेंट पहले जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। यस सर, और ये आगे जाने पर बच्चों ये यूं मुड़ जाता है कर्व, ये स्टेबिलिटी कर्व। यस सर, तो बच्चों शुरू में जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं यहां तक, तो लाइट एलिमेंट में बच्चों n बाई जेड का रेशो 1 होता है, n बाई जेड का रेशो 1 होता है। यूं बोल दो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस वाली लाइन पर जो एलिमेंट है वो ज्यादा स्टेबल है। तो बोल दो लाइट एलिमेंट में, ए फॉर लाइट एलिमेंट, ये किसके लिए? फॉर लाइट एलिमेंट। यस सर, फॉर लाइट एलिमेंट, फॉर लाइट एलिमेंट। यस सर, हल्के एलिमेंट के लिए ये कर्व होता है। यस, मतलब ये यहां तक। यस, ये यहां तक। उसके बाद बच्चों यहां पे ये जो कर्व है ये इसमें n बाई जेड का रेशो 1, n बाई जेड का रेशो 1.6 आता है। यस सर, कितना आता है? 1.6। ओके ओके, तो 1.6 मतलब बच्चों न्यूट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए? न्यूट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। तो बाद में न्यूट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, कर्व यूं मुड़ जाता है। यस सर, कर्व थोड़ा ऊपर, तो जैसे जैसे हेवी एलिमेंट आते हैं कर्व ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। यस सर, हेवी एलिमेंट आने पर कर्व ऊपर मुड़ जाता है। यस सर, ओके, ठीक है। यस सर, ये तो बच्चों अब देखो, जो एलिमेंट यहां होगा उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो अपने न्यूट्रॉन को घटा के प्रोटॉन बढ़ाना चाहेगा, वो यूं आएगा। वो न्यूट्रॉन घटा के, अभी अल्फा बीटा गामा डी के पढ़ेंगे तब देखेंगे। यस सर, जो एलिमेंट यहां होंगे उनमें प्रोटॉन ज्यादा, इस रीजन वालों पे प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो यूं आना चाहेंगे। यस सर, तो वो अपना इधर देखो, वो अपना वो इधर आना चाहेंगे क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज्यादा, तो वो प्रोटॉन कम करना चाहेंगे और अपना न्यूट्रॉन बढ़ाना चाहेंगे। तो वो इस रास्ते पे आएंगे, वो यूं तिरछे जाएंगे, प्रोटॉन घटाना चाहेंगे और न्यूट्रॉन बढ़ाना चाहेंगे। और ये वाले एलिमेंट न्यूट्रॉन घटाना चाहेंगे और प्रोटॉन बढ़ाना चाहेंगे। तो बच्चों अलग अलग टाइप के डीके होते हैं, वो अपना आगे पढ़ेंगे। ओके सर, और जो बहुत हेवी होते हैं वो बच्चों अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों धमाधम घटाते तो अल्फा डीके करते हैं, आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये स्टेबिलिटी कर। आ जाओ बच्चों, ये देखो, इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सुटेबल फॉर फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन के लिए कौन सी सुटेबल है? फ्यूजन के लिए लाइट न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियाई। तो मैं बोल दूं लाइट न्यूक्लियाई। यस सर, मिडिल वेट वाले तो एलिमेंट मस्ट लाइंग इन मिडिल, मिडिल पीरियोडिक टेबल के मिडिल वाले तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। यस सर, ओके, यस सर, आ जाओ। ये देखो क्या है, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए बढ़ता है, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्या होता है, क्या होता है ये बताना है। ये कर्नाटका नीट में पूछा हुआ है, आपके भी पूछ सकते हैं। बताओ, बताओ मास नंबर बढ़ने के साथ क्या हुआ था? तो मास नंबर बढ़ने के साथ ये हुआ था सर, ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये मास नंबर बढ़ने के साथ ये हुआ था सर, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती गई थी और उसके बाद लगभग लगभग कांस्टेंट और फिर घटने लग गई थी। तो पहले बढ़ी फिर घटी, पहले बढ़ी फिर घटी, पहले बढ़ी फिर घटी। यस सर, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट डिक्रीजेस गलत, डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली गलत,
फर्स्ट इंक्रीजेस राइट, देन डिक्रीजेस राइट, है ना, विथ इंक्रीज इन मास नंबर। बिल्कुल परफेक्ट है, थर्ड इज द आंसर। थर्ड आंसर कितने लोगों का आया? शाबाश, थर्ड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है बच्चों, शाबाश, फटाफट कमेंट करो, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल बढ़िया, शाबाश, मेरे बच्चे पढ़ने वाले ज्यादा है आज। अब आ जाओ बच्चों, फ्यूजन फिजन, तो फ्यूजन फिजन बता दी मैंने। अब इसमें एक चेन रिएक्शन देखो, अब देखो यूरेनियम भी ये फ्यूजन रिएक्शन देता, देखो यूरेनियम की फ्यूजन में पिन पॉइंटेड बातें बता रहा हूं बच्चों। न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन पर बेस्ड है, न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन पर बेस्ड है बच्चों। ये देखो न्यूक्लियर, सॉरी क्या, न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है, सॉरी मेरा दिमाग, न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है अपना न्यूक्लियर रिएक्टर, फिजन होता है उसमें, यस सर, ये न्यूक्लियर फिजन। ओके, तो बच्चों यूरेनियम लेते हैं उसमें एज ए फ्यूल, बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम लेते हैं एज ए फ्यूल, उसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं बच्चों। यूरेनियम अपने आप फिजन नहीं करता, यूरेनियम अपने आप फिजन नहीं करता, उसको फिजन कराने के लिए न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करनी पड़ती है। न्यूट्रॉन की, किसकी? स्लो न्यूट्रॉन की। तो ये न्यूट्रॉन स्लो होना चाहिए, स्लो, यस सर। और इसको स्लो करते हैं मॉडरेटर। इसको रिएक्टर में, तो मैं रिएक्टर भी साथ पढ़ा रहा हूं, रिएक्टर, रिएक्टर, यस सर। तो इसको स्लो करता है मॉडरेटर। तो बच्चों ये तो हो गया फ्यूल, ये तो हो गया फ्यूल जो रिएक्टर का फर्स्ट पार्ट होता है, यस सर। सेकेंड आ गया मॉडरेटर, तो मैं बोलता हूं स्लो करता है मॉडरेटर, हेलो मॉडरेटर। और अपन मॉडरेटर के लिए हैवी वाटर और ग्रेफाइट लेते हैं, ग्रेफाइट, यस सर। हैवी वाटर या ग्रेफाइट लेते हैं जो न्यूट्रॉन को स्लो करते हैं। तो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में हम D2O या ग्रेफाइट लेते हैं, ओके, यस सर, ये स्लो कर देते हैं। फिर रिएक्शन होती है, कुछ बेरियम क्रिप्टॉन बनते हैं। फिर एक दिक्कत आती है, सर क्या दिक्कत आती है? देखो नए न्यूट्रॉन थोक के भाव जनरेट हो जाते हैं, नए न्यूट्रॉन थोक के भाव जनरेट हो जाते हैं। आपने गिराया एक, पैदा हो गए 3, आपने गिराया एक, पैदा हो गए 2, आपने गिराया एक, पैदा हो गए 3। ओके, तो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में एक दिक्कत और आ गई, क्या? जो भी रिएक्शन हुई यहां पे या तो 2 नए न्यूट्रॉन पैदा हो जाते हैं, या 3 नए न्यूट्रॉन पैदा हो जाते हैं, या 4 नए न्यूट्रॉन पैदा हो जाते हैं। पर न्यूट्रॉन पैदा होते हैं और एनर्जी 200 निकलती है, एनर्जी 200 निकलती है, ध्यान रखना, लगभग। किसी बुक में 190 लिखी होती है, किसी में 210 लिखी होती है, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग निकलती है। कई टाइप की रिएक्शन होती है बेटा। जब आप न्यूट्रॉन फेंकोगे तो गिन के नहीं होगी, वो दो लगभग इक्वल पार्ट में टूट जाएगा। देखो 2 लगभग इक्वल पार्ट में टूट जाता है। कभी बेरियम क्रिप्टॉन बनते हैं, कभी और कुछ एलिमेंट बनते हैं, 2 लगभग इक्वल पार्ट में टूटता है। किसी में 2 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, किसी में 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, किसी में एनर्जी 210 आती है, किसी में एनर्जी 190 आती है। ओके, यस सर। तो यहां पे एक समस्या पैदा हो गई, सर क्या हो गई बताता हूं। तो एनर्जी याद रखना बच्चों, ये याद रखना, एनर्जी 200, यस सर, लगभग रफली 200, यस सर। अब एक नई समस्या पैदा हो गई, ये देखो यूरेनियम पे न्यूट्रॉन गिरा, फिर 2 नए न्यूट्रॉन, कम से कम 2 तो बन गए, अरे मैं मिनिमम भी लूं तो 2 पैदा हो गए। इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। जिस रेशो से न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, जैसे एक खत्म हुआ पर 2 पैदा हो गए, तो मतलब एपियरिंग रेट 2 और डिसएपियरिंग रेट 1, जनरेशन रेट 2 और डिसएपियरिंग रेट 1, तो मैं बोल दूं डबल रेट से पैदा हो रहे हैं। हेलो, यस सर, अरे हेलो, यस सर। चलो, तो बच्चों ये 2 नए न्यूट्रॉन को स्लो कर दो, आप स्लो कर दो, तो ये फिर से यूरेनियम पे गिरेंगे, यस सर, फिर नए न्यूट्रॉन बन जाएंगे। तो बच्चों इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? अनकंट्रोल्ड। इसमें खूब एनर्जी निकलेगी बच्चों, भयंकर एनर्जी जनरेट होती है। अनकंट्रोल्ड, एक्सप्लोसिव, अनकंट्रोल्ड, यस सर, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, यस सर। तो बच्चों अगर आपने न्यूट्रॉनों के नंबर को कंट्रोल नहीं करा तो एक्सप्लोसिव हो जाएगी, और वो करता है कंट्रोल रोड। वो कौन करता है बच्चों? कंट्रोल रोड। कौन करती है बच्चों? कंट्रोल रोड। तो बच्चों कंट्रोल रोड आती है थर्ड पार्ट में। तो मतलब ये देखो, वो एक रिएक्शन खा जाती है इधर से। अगर ये वाला रिएक्शन आप ये न्यूट्रॉन खा जाओगे तो आगे वाली ये रिएक्शन बंद हो जाएगी और ऊपर चलेगी, फिर इसको खा जाना। तो बोल दो बच्चों थर्ड पार्ट आता है कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड्स। तो कंट्रोल रोड क्या करती है बच्चों?
इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब्स स्पीड स्लो करता है मॉडरेटर न्यूट्रॉनों को स्लो करता है, मॉडरेटर न्यूट्रॉनों को स्लो करता है। क्या करता है ये? स्लो डाउन, ये न्यूट्रॉनों को स्लो डाउन करता है। ये ग्रेफाइट और हेवी वाटर का काम है टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, स्लो डाउन। तो बच्चों स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉनों को स्लो करते हैं और ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। ओके, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके ठीक है, और इसके रूप में एक कंट्रोल रोड होती है कैडमियम रोड। क्या होती है? कैडमियम रोड। ओके ठीक है, फिर क्या होता है? तो अब एनर्जी देखो, जैसे ही न्यूट्रॉन बढ़ेंगे ये खा जाएगा, फिर न्यूट्रॉन बढ़ेंगे फिर खा जाएगा। तो बोल दो कंट्रोल मैनर में रिएक्शन चलेगी। हेलो, एब्जॉर्ब एंड रिएक्शन विल प्रोसीड। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन कंट्रोल मैनर, इन कंट्रोल वे। ओके, तो बच्चों अगर आपने कंट्रोल रोड यूज नहीं करी तो आपका रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस पे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हम कंट्रोल रोड लगाना भूल जाए, रिएक्टर में कंट्रोल रोड ना लगाए तो रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, आनंद आ रहा है क्या? यस सर। ओके ठीक है, अब आप फोर्थ पार्ट आता है कूलेंट। कूलेंट क्या होता है बच्चों? वो कूलेंट खुद गर्म होके रिएक्टर को चारों तरफ से खुद गर्म करके स्टीम बना लेता है, और उस स्टीम से कूलेंट के रूप में किसको करते हो? CO2 एंड कोल्ड वाटर किसी को भी यूज कर सकते हो। यस सर। तो CO2 और कोल्ड वाटर, यस सर, CO2 और कोल्ड वाटर इज कूलेंट। यस सर। ये देखो वाटर ठंडा पानी यहां से टकराएगा, स्टीम बनाएगा, उस स्टीम को आप यहां से बाहर निकाल के, उस स्टीम को यहां से बाहर निकाल दो और यहां पे एक टरबाइन पे गिरा दो। यस सर। इससे कॉइल लगा दो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रख दो। तो बच्चों मैं बोल दूं, ये जैसे स्टीम गिरेगी ये चलेगा, और ये चलेगा तो बच्चों यहां पे EMF इंड्यूस होगा और करंट आ जाएगा, बिजली। ओके, बिजली। यस सर। ओके ठीक है, तो बच्चों यहां से बच्चों स्टीम बनेगी और वो स्टीम आके टरबाइन को चलाएगी, टरबाइन चलेगा तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ओके यस सर। चला जाओ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन समझ में आ गई? यस सर ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिसिटी फैक्टर समझ में आ गया? यस सर। क्या होता है ये? न्यूट्रॉन जनरेशन रेट अपॉन न्यूट्रॉन डिसअपियरिंग रेट, न्यूट्रॉन डिसअपियरिंग रेट। यस सर। बताओ। यस सर। बताओ, अगर न्यूट्रॉन जनरेशन रेट ग्रेटर देन 1 हुई, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 हुआ। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? बताओ, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? तो मैं बोलूं ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया जनरेशन रेट ज्यादा होगी। ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया डिसअपियर 1 होगा पर पैदा 1 से ज्यादा होगा। तो मैं बोलूं एक्सप्लोसिव हो जाएगी रिएक्शन। अगर ग्रेटर देन 1 हुई 2, 3, तो मैं बोलूं एक्सप्लोसिव हो जाएगी, 2 न्यूट्रॉन पैदा हो जाएंगे, 3 न्यूट्रॉन पैदा हो जाएंगे, रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगी, चेन रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगी। और लेस देन 1 हुआ, बताओ क्या होगा लेस देन 1 पे? बताओ लेस देन 1 पे क्या होगा? लेस देन 1 पे क्या होगा? लेस देन 1 पे क्या होगा? मैं बोलता हूं रिएक्शन बंद हो जाएगी। अच्छा, ये एटम बम बन जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगी तो ये न्यूक्लियर बम बन जाएगा, एटम बम। हेलो, न्यूक्लियर बम की तरह, न्यूक्लियर बम। यस सर। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगी तो चेन रिएक्शन विल स्टॉप। हाँ, अगर लेस देन 1 हो गई तो न्यूट्रॉन कम होते जाएंगे, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो बोल दो स्टॉप हो जाएगी। यस सर। और अगर इक्वल टू 1 हुआ तो एक गिरेगा, एक पैदा होगा, एक गिरेगा, एक। तो बोल दो कंट्रोल मैनर में चलेगी और एनर्जी प्रोड्यूस करके देगी, और यही अपने रिएक्टर में काम में लेते हैं। तो बोल दो बच्चों यही अपने रिएक्टर में, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल कंडीशन, कंट्रोल रिएक्शन। ओके, तो K बराबर 1 को बोलते हैं क्रिटिकल रिएक्शन और कंट्रोल रिएक्शन। क्यों बोलते हैं क्रिटिकल? क्योंकि 1 से ज्यादा होते ही एक्सप्लोसिव हो जाएगी और 1 से कम होते ही खत्म हो जाएगी।
1 से ज्यादा होते ही एक्सप्लोसिव हो जाएगी, 1 से कम होते ही खत्म हो जाएगी। और 1 पर रिएक्टर में काम चलेगा, 1 पर रिएक्टर में काम चलेगा। ओके, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, पहले रिएक्टर पे क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, हाँ बोलो। ये देखो, एक कंट्रोल रोड किसकी बनी होती बोलो? कंट्रोल रोड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आंसर करो। कंट्रोल रोड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ, बोलो किसकी बनी होती है? कंट्रोल रोड जो काम में लेते हैं वो किसकी बनी होती है? स्टेनलेस स्टील, ग्रेफाइट, कैडमियम या प्लूटोनियम? बोलो कंट्रोल रोड किसकी बनी होती? कंट्रोल रोड तो ग्रेफाइट का तो मॉडरेटर बना होता है, प्लूटोनियम तो अपन फ्यूल की तरह यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील कहीं था ही नहीं। कैडमियम इज द आंसर। ए कैडमियम इज द आंसर। सी बिल्कुल करेक्ट है बेटा, सेकंड गलत है। हाँ जल्दी कमेंट करो फास्ट। हाँ थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे आ जाओ। हाँ हाँ ये देखो, इन एनी फ्यूजन, बोलो रेशो ऑफ मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट, मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट अपॉन पेरेंट न्यूक्लियाई। तो बताओ कोई भी फिजन होगा तो टक्कर टूटने से पहले और टूटने के मास में से कौन ज्यादा होगा? बताओ टूटने के बाद कौन सा मास ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा। उधर जाने पर तो मास कम हो के एनर्जी बनती है ना बेटा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरेनियम में। बेटा कौन सा मास ज्यादा होता है? चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, लेफ्ट साइड वाला मास ज्यादा होता है। बच्चों चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला मास ज्यादा होता है, तभी तो स्टेबिलिटी आती है। तो क्या बोल दूं? पेरेंट न्यूक्लियाई वाला मास ज्यादा होगा, पेरेंट न्यूक्लियाई का मास ज्यादा होगा और फिजन प्रोडक्ट का कम होगा, लेस होगा। ये मोर होगा। यस सर। तो बोल दूं लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1। खत्म। थर्ड इज द करेक्ट। बिल्कुल सही है। अरे कितने मच्छर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखो तुम तो। खत्म। यस सर। चले आगे। ओके हाँ, सोलर एनर्जी कैसे मिलती है हमें? सोलर एनर्जी का कारण क्या है? सन के अंदर एनर्जी का कारण क्या है? तो बच्चों सन के अंदर जो एनर्जी मिलती है वो फ्यूजन की वजह से मिलती है। बच्चों फ्यूजन की, फिजन गलत है। सन के अंदर कहां से फिजन हो रहा है? फ्यूजन होता है प्रोटॉन। यस सर। और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन गलत है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इनटू ऑक्सीजन गलत है। तो बोल दो बच्चों फ्यूजन होता है, प्रोटॉन का फ्यूजन होता है। मच्छर फिजिक्स, मच्छर फिजिक्स, मच्छर है मच्छर। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। आ जाओ। तो बच्चों समझ आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। आगे चलते हैं। आ जाओ, एक रिएक्टर पे न्यूमेरिकल करते, एक रिएक्टर पे क्यों न्यूमेरिकल करते। आ जाओ। हाँ, एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इन U2 पर फिजन ऑफ U235 याद है 200। ये तो पता है हमें। पर फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 200। तो बोल दो पर फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। शाबाश बच्चों, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मच्छर है फिजिक्स। देख लो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। तुम डरते हो? मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत इजी है। मॉडर्न फिजिक्स पॉकेट के नंबर है। बच्चा डरता है, बच्चा डरता है। यस सर। चलो आ जाओ। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं और मेरे स्पैमर। एक बुक लिखो, मैं और मेरे स्पैमर। कई बच्चे बेटा अगले साल। हाँ चलो। तो ये पर फिजन 200 मेगा। अच्छा, पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज 32 वॉट। न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर 32 वॉट है बेटा। न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर 32 वॉट है और एक फिजन में इतनी एनर्जी आ रही है। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों? इधर देखो, अब अपने को निकालना है पर सेकंड कितने, नंबर ऑफ फिजन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फिजन हो रहे होंगे? याद है पावर होती है पर सेकंड एनर्जी, पावर होती है पर सेकंड एनर्जी, पावर होती है पर सेकंड एनर्जी। यस सर। तो बोल दो बच्चों इफ, हेलो यहां लिखो, एक क्वेश्चन करा रहा हूं रिएक्टर का। इफ पर सेकंड फिजन, इफ पर सेकंड फिजन इज स्मॉल एन, ये देखो स्मॉल एन। यस सर। स्मॉल एन पर सेकंड फिजन is small, then total energy generated per second। यस सर। बेटा फिजन पर सेकंड अगर एन है,
हर सेकेंड अगर n फ्यूजन हो रहे होंगे, हर सेकेंड अगर n फ्यूजन हो रहे होंगे, तो पर सेकेंड टोटल एनर्जी जनरेटेड पर सेकेंड कितनी होगी? तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये आ जाएगी n इंटू 200। यूरेनियम के पर फ्यूजन में 200 आती है, तो n फ्यूजन पर सेकेंड, तो मैं बोल दूं ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। यस सर। और याद है पर सेकेंड जो एनर्जी जनरेट होती है वही पावर है। यस सर, वही पावर है। तो बोल दूं पर फ्यूजन एनर्जी इंटू कितने फ्यूजन, पर सेकेंड में कितने फ्यूजन हो रहे हैं वो पता लगा लो, और पर सेकेंड पर फ्यूजन में कितनी एनर्जी आ रही है, ये हो गई पावर। यस सर, दिस इज पावर। और देखो पावर दी हुई है। यस सर, ये फॉर्मूला होता है, ये यूज कर लेना। यस सर। अगर इफिशियंसी होगी तो इफिशियंसी का भी यूज कर लेना। कई बार बोलता 50%, इतना तेरे कोई नहीं पूछ रहा, आजा। तो यहां से पर सेकेंड फ्यूजन आ जाएंगे कितना, यहां लिख दो 200 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यस सर। और पावर है 32। ये जूल, इधर भी जूल इधर भी जूल। यस सर। ये आ जाएगा, यूनिट सेट कर दी मैंने। अब ये देखो कितना आ जाएगा, तो ये पावर 6 इससे मल्टीप्लाई होगी, और इधर कितना आ जाएगा बच्चों, देखो n, इसका 1 0 उसको दे दो और 32 कर दो, तो ये आ जाएगा 32 1.6 से 32 20 इंटू 1.6, और ये 7 इंटू 10 की पावर 7 उसको दे दो, तो 7 उसको दिए तो -12 आएगा। देखना एक बार बेटा, इसके 6 और 1 7 उसको दिए तो -12, और ये 32 बराबर 32। यस सर। 32 से 32 किया तो n बराबर आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, 10 की पावर 12 फ्यूजन पर सेकेंड। फ्यूजन पर सेकेंड। कितने लोगों का यही आ रहा है, कमेंट करो। कितने लोगों का यही आंसर आया, कमेंट करो फटाफट। एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। तो पर सेकेंड फ्यूजन हो गया 10 की पावर 12। ओके, अब देखो नंबर ऑफ फ्यूजन पर डे, नंबर ऑफ फ्यूजन पर डे चाहिए, नंबर ऑफ फ्यूजन पर डे। तो इधर देखो, ये याद रखना, लर्न इट। इधर देखो, 1 डे बराबर होता है बच्चों, अब आप अगर यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपने यहां पे पर डे के लिए मल्टीप्लाई करा, एक दिन में सेकेंड 24 इंटू 60 इंटू 60, 24 इंटू 60 इंटू 60 करा तो 1 घंटा लग जाएगा। तो यहां पे मैं लिख दूं 1 डे बराबर 24 इंटू 60 सेकेंड होते, क्योंकि बच्चों एक दिन में 24 आवर, फिर 60 मिनट, फिर 60 सेकेंड। ये बच्चों याद होना चाहिए 86,700। ये लगभग इतना सेकेंड होता है। यस सर, ये याद होना चाहिए। और एक साल में, और 1 ईयर बराबर, बेटा ये 2 जगह काम आता है, ये 2 जगह काम आता है, एक यहां पे और एक थर्मल एक्सपेंशन में। याद है पेंडुलम बेस्ड क्लॉक, पेंडुलम बेस्ड क्लॉक में एरर निकालनी होती है, पेंडुलम बेस्ड क्लॉक में एरर निकालनी होती है। ओके, तो 1 ईयर में कितना होता है बच्चों, 1 ईयर बराबर 3.15 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड होते हैं। इसमें 365 का और मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये दोनों याद रखना। यस सर। अब आ जाओ, तो बच्चों नंबर ऑफ फ्यूजन पर डे, तो बोल दू पर डे, पर डे फ्यूजन, पर डे फ्यूजन, तो बोल दू पर सेकेंड इंटू ये आ जाएगा n इंटू टी, n इंटू 86,700। ये रटा हुआ तो मजा आ जाएगा। यस सर। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 12 इंटू 8.67 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 8.67 इंटू 10 की पावर 16। खत्म। 8.67 इंटू 8.67 इंटू 10 की पावर 16। खत्म। यस सर। हेलो, ओके। यस सर, क्लियर है क्या? ओके बेटा। हाँ, 86,400 कर लो बेटा, 86,700 400 जो भी है, इतना कोई तिल तिल का हिसाब नहीं लेना, वो देख लेना कितना आ रहा है। ठीक है, 86,700 86,400 जो भी होता है, अरे बेटा जो भी होता है वो कर ले मेरे बच्चे। यस सर। ओके, ठीक है सर। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। बच्चों न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियंस न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं। आप खुद सोचो, प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को भगा देने चाहिए, प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को भगा देने चाहिए, पर फिर भी पास पास में है, फिर भी पास पास में है।
ओके, यस सर। तो बच्चों ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है, क्या लगता है बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, यस सर। एप्लीकेबल फॉर फर्मी डिस्टेंसेस, यस सर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होता है। न्यूक्लियर फोर्स से तगड़ा दुनिया में कोई नहीं, न्यूक्लियर फोर्स से तगड़ा दुनिया में कोई नहीं, यस सर। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता बेटा, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, ये बच्चों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बराबर लगता है। जैसे जैसे देखो, ठीक है, आपने एक स्क्वायर बना दिया, यहां न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रख दो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रख दो, प्रोटॉन प्रोटॉन रख दो, सब पे बराबर लगेगा, सब पे आपस में बराबर लगेगा। इन दोनों के बीच में भी फोर्स बराबर लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स, इनमें भी बराबर और इनमें भी बराबर। न्यूक्लियर फोर्स डिस्टेंस सेम, यस सर, ये ए स्क्वायर। ओके ओके बेटा, अभी तो नए नए आए हैं ऑनलाइन की दुनिया में, धीरे धीरे बच्चों पता पड़ जाएगा, है ना? तो धीरे धीरे सब पता पड़ेगा बेटा, अभी तो जस्ट आए हैं, अभी थोड़ा ठहरने तो दीजिए। यस सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ए पर्टिकुलर रेंज, बेटा मेरी रैंक 1 कैसे आई थी और क्या मेरे अंदर चीजें थी वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो बच्चों आई नो कि 68% से फर्स्ट रैंक तक कैसे पहुंचते, तो वो चीजें मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है? अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ए पर्टिकुलर रेंज, बच्चों इसका एक कर्व होता है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है। यस सर, ये देखो इस टाइप का। तो बच्चों ये जो कर्व होता है, ये 0.8 फर्मी पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। 0.8 फर्मी पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो बच्चों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर न्यूक्लियॉन्स पर नेट फोर्स 0 होता है। ये देखो ना, एनर्जी का डिफरेंशिएशन फोर्स को बताता है, एनर्जी का डिफरेंशिएशन फोर्स को बताता है। तो बोल दो यहां पर फोर्स 0 होगा, यहां पर फोर्स 0 होता है, इस जगह पर नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स, न्यूक्लियर नहीं नेट फोर्स। तो इस जगह पर नेट फोर्स 0 होता है। ओके, इससे ज्यादा डिस्टेंस होती है, इससे ज्यादा डिस्टेंस होती है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। इससे ज्यादा डिस्टेंस होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है, तो मैं बोलता हूं न्यूक्लियॉन्स वापस पीछे आते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं बढ़ाना चाहता दुनिया में। तो बोल दो फिर से पीछे आते, तो बोल दो बच्चों फिर से पीछे आते। यस सर। तो बोल दो फोर्स अट्रैक्शन का लगता है, तो बोल दो यहां पर जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन का लगता है, अट्रैक्शन का। यस सर। और यहां पे रिपल्शन होता है, क्यों? क्योंकि इधर देखो पास आते हो तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो वो फिर से यही आना चाहते हैं। इधर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, वो फिर इधर आना चाहते हैं। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, आप अगर R लेस देन R नोट करोगे, R लेस देन R नोट करोगे तो बोलता हूं रिपल्शन का फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा। यस सर। यहां पे अट्रैक्शन लगेगा R ग्रेटर देन R नोट पे। तो बच्चों आप अगर 0.8 फर्मी से न्यूक्लियॉन्स को दूर करते हो तो पास आता है, पास करते हो तो फिर बाहर आ जाता है। ओके, हाँ, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल बेटा। ओके, ठीक है। यस सर। तो बच्चों ये हो गया बच्चों पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो बच्चों एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe56 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो मिलते हैं, दो न्यूक्लियाई लाइट एलिमेंट मिलते हैं, फ्यूजन में हैवी टूटता है। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है और कंट्रोल्ड फिजन होता है। मॉडरेटर के रूप में अपन हैवी वाटर और ग्रेफाइट लेते हैं जो न्यूट्रॉन को स्लो करते हैं, और बच्चों कंट्रोल रॉड कैडमियम की बनी होती है जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को कंट्रोल करती है। कूलेंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। कैसे? स्टीम बनकर टरबाइन चलाता है। कूलेंट के रूप में हम ठंडा पानी या CO2 यूज करते हैं। खत्म। न्यूक्लियर रिएक्टर पे न्यूमेरिकल n इंटू 200 बराबर पावर कर दो, पर सेकेंड फिजन इंटू 200 बराबर पावर कर देना। खत्म। यस सर। तो बच्चों ये हो गया। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। किसकी बात करते हैं? रेडियो एक्टिविटी की। ओके, रेडियो एक्टिविटी की। आ जाओ, रेडियो एक्टिविटीज का सेकेंड पार्ट है बच्चों, ये अपने एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है। ओके, चला जाओ, इधर देखो, हाँ यहां आ जाओ।